हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर के ऊपर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उसके ग्रासलैंड्स। हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़े थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और हमने कुछ प्लांट्स एनिमल्स के बारे में भी जाना था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके ग्रासलैंड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो जो पहला ग्रासलैंड दिया गया है वो ग्रासलैंड दिया गया है हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो हम पहले ये याद करते हैं कि ग्रासलैंड हम कहते किसे हैं। ग्रासलैंड हम उनको कहते हैं, उन वेजिटेशन को कहते हैं जो ग्रो होते हैं वहाँ पर जहाँ पे जो रेनफॉल है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा है और ना ही वहाँ पे रेनफॉल की स्कार्सिटी है, तो वहाँ पर होते हैं ग्रासलैंड्स। तो जो पहला है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल मैंने आपको एरिया बताया था, वो जो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया आता है वो होता है ट्रॉपिकल। These occurs on the either side of the equator and extend till the tropics। कि वैसे ही जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट थी कि ट्रॉपिक्स से लेके इक्वेटर तक और इक्वेटर से लेके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कि इनके लिए रेनफॉल का अमाउंट क्या चाहिए, मॉडरेट यानी कि नॉर्मल या फिर कम। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टोल। कि ये जो ग्रास है वो बहुत लंबी हो सकती है। अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। हाइट कितनी हो सकती है इसकी, 3 to 4 मीटर्स हाइट हो सकती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। इसका एग्जांपल पूछा जाए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का तो उसका एग्जांपल है सवाना ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि सवाना ग्रासलैंड कहाँ पर है, अफ्रीका में है। किस टाइप का है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और यहाँ पर एनिमल्स बताए हुए हैं कि सवाना ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में किस टाइप के मिल रहे हैं, तो वो हैं एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स। वापस देखते हैं इसके बारे में कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं। इक्वेटर से लेके ये दोनों तरफ की ट्रॉपिक्स तक फैला हुआ है। दूसरा है रेनफॉल चाहिए से मॉडरेट टू लो, और ये बहुत लंबे होते हैं, 3 से 4 मीटर तक की हाइट तक। एग्जाम्पल है इस ग्रासलैंड का सवाना ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में। और यहाँ पे किस टाइप के एनिमल मिलते हैं, वो है एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर और लिपर्ड्स। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं जो कि है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी कि शीतोष्ण घासीय मैदान वो है। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। उसी तरीके से जैसे हिसाब से हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते थे, उन्हीं एरियाज में टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं जहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो रही है। इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट। कि जो ट्रीज थे वो एक्सटर्नल पार्ट्स में मिल रहे थे ज़्यादातर, और जो फॉरेस्ट थे और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो कहाँ मिल रहे हैं, इंटीरियर पार्ट में मिल रहे हैं कंटिनेंट्स के। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। कि यहाँ की जो ग्रास है वो कैसी है, छोटी है पर क्या है, न्यूट्रिशियस है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन में कॉमन कौन कौन से हैं, वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स कॉमन है। अगला जो दिया हुआ हमें दिया हुआ थॉर्नी बशेस, वो है दीज आर द फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स लाइक रीजन्स। कि थॉर्नी बशेस कहाँ पर होती है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि डेजर्ट्स में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है वो वेस्टर्न मार्जिन्स में है कॉन्टिनेंट्स के। The vegetation covers in scarce hair because of scanty rain and scorching heat। कि जो vegetation है ना वो बहुत स्कार्स एरिया कवर करती है। क्यों, क्योंकि बहुत ही कमी होती है बारिश की, स्कैंटी रेन होती है, बहुत कम बारिश होती है। स्कॉर्चिंग हीट यानी कि झुलसा देने वाली धूप होती है, जो कि जो वेजिटेशन है वो उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। ये आप सबका काम है, आप सभी को वर्ल्ड मैप के अंदर जो डेजर्ट रीजन्स है वो देखने हैं। कि जैसे अफ्रीका के अंदर एक डेजर्ट आता है, और अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट आता है, सहारा डेजर्ट आता है। इंडिया में आ रहा है थार डेजर्ट, और उस थार डेजर्ट को पाकिस्तान में बोला जा रहा है चोलिस्तान डेजर्ट, तो वो देखिए। और कहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हैं, ये सभी आपको देखना है। कि जैसे कोल्ड डेजर्ट किसे कह सकते हैं, जो लद्दाख के अंदर हमें मिलता है। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के कुछ ग्रेट डेजर्ट्स का नाम दे सकते हैं। जैसे इंडिया का कौन सा है, थार डेजर्ट है, जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान में है, और बाकी कुछ कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनमें भी है इसका पार्ट। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। कि जो हमने डेजर्ट कभी पढ़े हैं उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं, वहाँ पे कौन से मिल रहे हैं। तो जैसे हम मोस्टली क्या देखते हैं, राजस्थान डेजर्ट के अंदर वो कैमल्स होते हैं। इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। कि जो पोलर रीजन्स है वो बहुत ठंडे होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सनरेज है वो
स्लैंट गिरती है, मतलब टेढ़ी गिरती है, तो वहाँ पे उतने अच्छे से हीट नहीं पहुँच पाती, तो वो बहुत ठंडे होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड है, कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा धूप में, यानी कि झुलसा देने वाली धूप में, कम बारिश में प्लांट्स उतने अच्छे से नहीं डेवलप हो सकते, नहीं रह सकते, उसी तरीके से पोलर रीजन में भी नहीं रह सकते। ओनली मोसेस, लाइकन्स आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। तो जो पोलर रीजन है वहाँ पर क्या मिलते हैं, मोसेस मिलती हैं, लाइकन्स मिलती हैं, और बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं या श्रब्स होती हैं वो मिलते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, कि ये कब उगते हैं, जब थोड़ी बहुत गर्मी आने लगती है ना, तब, कि जैसे हल्का सा गर्म होने लगता है, कि जैसे हम देखते हैं कि जो सन रेज हैं, जैसे ये अर्थ है, ये सन है, ये सनरेज यूं गिर रही है, तो पहले तो एक टाइम आता है जब जो सनरेज हैं वो कहाँ पर गिरती है, वेट, कि ये सन है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये सन है और ये अर्थ है हमारी। तो जो सनरेज है ना, वो पहले क्या करती है, एक टाइम तक तो इक्वेटर पे जाती है, फिर वो धीरे धीरे, जैसे क्योंकि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री के ऊपर स्लैंट है, तो जो अर्थ स्लैंट हुई है, तो जो सनरेज है ना वो धीरे धीरे पहले ऊपर जाती है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट और रिवॉल्व करती है, तो थोड़ा टाइम आता है जब वो ऊपर नॉर्थ पोल के ऊपर भी थोड़ी हीट गिरती है, थोड़ा टाइम होता है जब वो साउथ पोल पे भी गिरती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वो टाइम होता है जब वहाँ पर पोलर रीजन्स में अच्छी थोड़ी समर आ जाती है कंपैरेटिवली, तब ये जो हमने मोसेस पढ़े, लाइकन्स पढ़े, या फिर जो भी हमने स्मॉल श्रब्स पढ़े, वो उगते हैं। अगली हम चीज़ क्या पढ़ते हैं, वो है दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो ये जो वेजिटेशन हमने पढ़ी कि मोसेस, लाइकन्स या फिर जो बहुत छोटे छोटे श्रब्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टुंड्रा कह रहे हैं। तो पूछ सकते हैं कि जो टुंड्रा टाइप है वेजिटेशन का, वो कहाँ मिलता है, तो वो हमें मिलता है पोलर रीजन्स के अंदर। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो किन के पोलर रीजन में मिल रहे हैं हमें ये टुंड्रा वेजिटेशन, वो मिल रहे हैं हमें यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। कि जैसा हमने पढ़ा था कि मेडिटेरियन जो वेजिटेशन के अंदर, जिस टाइप मेडिटेरियन जो वेजिटेशन है, उनकी क्या है, थिक बार्क है, और जो लीव्स हैं उन पे वैक्स की कोटिंग है, इसलिए ताकि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कम हो, ताकि वो अच्छी धूप में, मतलब जब ज़्यादा धूप हो, जब हॉट एंड ड्राई समर हो, तब वो सर्वाइव कर सकें। थिक बार्क थी इसीलिए उनके पास में। तो वैसे ही पोलर रीजन में क्या है, इनके पास में थिक फर है और थिक स्किन है, ताकि वो ठंड में सर्वाइव कर सके, उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे, वैसे जितना वो सहन कर सकते हैं उतनी ही लगे। अगला हमें दिया हुआ है सील, वालरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर, स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हियर। तो हमें अगर पूछा जाए कि पोलर रीजन्स में किस टाइप की वेजिटेशन है, तो टुंड्रा वेजिटेशन है। टुंड्रा वेजिटेशन यानी कि मोजेस, लाइकन्स या फिर जो स्मॉल श्रब्स हैं पोलर रीजन में उगने वाली। और अगर हमसे एनिमल्स पूछे जाए तो वो एनिमल्स कौन से हैं, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर, स्नो फॉक्सेस, मस्क ऑक्सन, वॉलरस, ये सभी हैं, सील हैं। अब आगे हमें थोड़ा सा और दिया गया है सलीमा के बारे में, जो हमने पढ़ा था वो है Salima's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. Salima started wondering, if all the forests are cleared, then where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in the future? कि सलीमा को कुछ फॉरेस्ट के पिक्चर्स दिखाते हैं उसके पापा, तो वो ऑब्जर्व करती है कि कुछ पिक्चर्स ऐसे थे जिसमें लोग जो हैं वो पेड़ों को काट रहे थे। किस लिए काट रहे थे, फॉरेस्ट किस लिए क्लियर कर रहे थे, ताकि उनके पास में लैंड है वो अवेलेबल हो, किसके लिए, ताकि वो अपना वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके, अपना सेटलमेंट्स बना सके। सेटलमेंट्स यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हो घर वगैरह बना सकें, या जो भी उनके लिए नेसेसिटीज़ हैं वो बना सकें, इसलिए वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे। तो सलीमा सोचे और आप भी सोचे होंगे कि अगर इसी तरीके से फॉरेस्ट क्लियर होते रहे, डिफोरेस्टेशन होता रहा। डिफोरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट कटने का जो प्रोसेस है वो डिफोरेस्टेशन है, और ट्रीज कटने का, और ट्रीज लगाते हैं, फॉरेस्ट का जो अमाउंट है उसे बढ़ाते हैं, तो वो फॉरेस्टेशन है। तो इस सब चीज़ को अगर डिफोरेस्टेशन होता रहा तो वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं लायन हो गए या फिर जो भी चीज़ें होगी, ज़ेब्रा, जिराफ, ये सब कहाँ जाएंगे? क्या जो फॉरेस्ट है वो वापस अपनी शेप ले पाएंगे अगर इसी तरीके से डिफोरेस्टेशन होता रहा? जो वेजिटेशन है वो हमें ऑक्सीजन के अंदर हेल्प करती है, ऑक्सीजन
क्रिएट करती है वेजिटेशन, अगर इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी? तो ये चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी होगी, हमें भी है जागरूकता फैलानी है लोगों में, ताकि अफॉरेस्टेशन हो, हमें भी कुछ भी हो, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम पार्टीज में रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें प्लांट्स भी लगाने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। डू यू अग्री विद सलीमा? Hold a discussion with your friends about the depletion of a diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ मेजर्स देंगे ट्रीज को कंजर्व करने के लिए, अपनी फ्लोरा फोना को कंजर्व करने के लिए, और आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डिस्कस करें इस डिफोरेस्टेशन के बारे में, अपना जो डिप्लेशन हो रहा है फ्लोरा फोना के बारे में, इसके ऊपर डिस्कस करें। ये हमें कुछ पोलर रीजन्स के एनिमल्स के बारे में बताया गया है, वालरस है, पोलर बेयर है, सेल है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें दिया गया है वो है डू यू नो, जिसके अंदर हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मैच वाले हों या फिर ऑप्शन में भी अगर हम देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हमारे मिक्स हो जाते हैं इनके आंसर्स। कि जैसे अभी इसने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिए हैं, इसमें इसने 3 नाम दिए हैं, कौन से? सवाना, कंपोज और लानोस। तो सवाना इसने बताया ईस्ट अफ्रीका के अंदर, कि अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में मिल रहा है सवाना, कंपोज है ब्राजील के अंदर और लानोस है वेनेजुएला के अंदर। याद रखना है, लानोस है वेनेजुएला में, कंपोज है ब्राजील में, सवाना है ईस्ट अफ्रीका में। और हमें ये याद रखना है कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, टेम्परेट नहीं है। ऑप्शन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और हमें मिल गया नाम सवाना, कंपोज, लानोस, पंपास। तो आंसर क्या होगा उसका? पंपास। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसके एग्जाम्पल है पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन। तो देखो हम डाउन याद करते हैं, डाउन कैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया ना, वही अगर हम देखा जाए जहाँ पे अच्छे से लाइफ वगैरह है, तो सबसे निचला जो हमें कंटिनेंट मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो डाउन ऑस्ट्रेलिया कैसा है? टेम्परेट है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो हमें याद हो जाएगा कि टेम्परेट है, थोड़े टेम्परेट रीजन में ही है, नीचे है ये काफ़ी। सेंट्रल एशिया में स्टेपी मिल रहा है, वेल्ड है साउथर्न अफ्रीका के अंदर, प्रेयरी है नॉर्दर्न अफ्रीका में, नॉर्दर्न अमेरिका में, और पंपास है अर्जेंटीना में। तो हमने ईस्ट अफ्रीका में पढ़ा सवाना, साउथ अफ्रीका में पढ़ा वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपोज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना में पंपास। तो हमें ये याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो हमारा चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 वो पूरा होता है। अगले वीडियो के अंदर जो हम हैं वो पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 7, जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें एंडिंग में जाके कुछ एक फैक्ट्स वाली बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकती है। तो वीडियो खत्म करने से पहले आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने एक तो पढ़ा था आज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और एक हमने आज पढ़ा था टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा कि इसकी हाइट अच्छी होती है, और कितना होता है? 3 to 4 मीटर हाइट होती है, और ये जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं। इनके ये कहाँ पर मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं मिड लैटिट्यूडनल रीजन में, मिलते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं? अबव एंड बिलो इक्वेटोरियल रीजन। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी, एक पॉइंट पढ़ा 3 to 4 मीटर हाइट, ये होता है शॉर्ट। दूसरा हमने पढ़ा ये ट्रॉपिकल है, अबव एंड बिलो इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेट है, मिड लैटिट्यूडनल। और हमने ट्रॉपिकल के अंदर जो वेजिटेशन पढ़ी थी वो कौन सी थी? एक हमने पढ़ी थी एलिफेंट, जेब्रा, और हमने पढ़ा था जिराफ। और जो हमने टेम्परेट में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बिसन, और हमने पढ़ा था एंटीलोप, और जो था वो था वाइल्ड बफेलो। और हमने कुछ ग्रासलैंड के बारे में जाना था। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जो एग्जाम्पल थे वो हमने जाने थे, कौन कौन से थे? एक था सवाना, एक हमने पढ़ा था कंपोज, एक हमने पढ़ा था लानोस। तो सवाना हमने पढ़ा था ईस्ट अफ्रीका में, कंपोज हमने पढ़ा था ब्राजील में, लानोस हमने पढ़ा था वेनेजुएला में। तो ये कौन से हैं? ये हैं ट्रॉपिकल। और जो अगला हमने पढ़ा था वो था टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड के इसने हमें एग्जाम्पल दिए थे, एक दिया था हमें पंपास, एक था वेल्ड, अनदर वन इज प्रेयरी, देन इट्स स्टेपी, डाउन। तो जो पंपास है वो कौन थी? अर्जेंटीना।
अब इसका हम ऐसे कर सकते हैं कि जो टीना है वो क्या हो गई, पास हो गई अर्जेंटीना, पंपास। वेल्ड जो है वो है साउदर्न अफ्रीका में। ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर कौन सा है, सवाना जो कि ट्रॉपिकल है। प्रेरी हमें मिला है नॉर्दर्न अमेरिका में। और जो स्टेपी है वो हमें मिल रहा है सेंट्रल एशिया में। ये एशिया का एक है, ये तो हमें याद करना होगा। सेंट्रल एशिया में कौन सा मिला है, स्टेपी। और डाउन हमने पढ़ा था कि जो सबसे नीचे है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ में और एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो कहाँ मिल रही है हमें, पोलर रीजन में। और टुंड्रा में कौन से आगे, मोजेस, लाइकन्स, और जो हमें स्मॉल श्रब्स मिल रही हैं जो पोलर रीजन में उग रही हैं, वो सब हमें मिल रहा है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास की बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ में। जय हिंद, जय भारत।